नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल मित्तल आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे कंपटीशन टाइम्स के डेली करंट अफेयर के विश्लेषण के सेशन में। पार्ट 1 के सेशन में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को किया था और अब पार्ट 2 में हम ये श्रीलंका की इंडिया फर्स्ट नीति, एग्रीओटा, परसीमन आयोग, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक और भी बहुत सारे ये टॉपिकों को आज हम करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग हमारे चैनल पे अभी नए हैं, देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना दोस्तों। और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे इसके बेनिफिट्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। चलिए आगे शुरू करते हैं। श्रीलंका की इंडिया फर्स्ट नीति। तो श्रीलंका के विदेश सचिव हैं ये जयंत कोलंबेज, नाम वैसे ही कोलंबो से याद हो जाएगा, ये जयंत कोलंबेज। और इन्होंने भारत के प्रति ये अपने विचार साझा किए हैं और बोला है कि श्रीलंका जो है वो अपनी इंडिया फर्स्ट की नीति पर अड़िग है और हम जो है हमारा दृष्टिकोण भारत के प्रति बहुत अच्छा है। और अगर देखिए एक्चुअल में ये मूल विषय क्या है, कोई भी देश है वो अपने यहाँ डेवलपमेंट करना चाहता है और डेवलपमेंट के लिए जो है विदेशी मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, एफडीआई बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। विदेशी व्यापार में जो है हिस्सेदारी कोई भी चाहता है। तो यहाँ पर श्रीलंका जो है इसने चाइना को क्या है अपने यहाँ एक हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो डेवलप करने के लिए दे दिया। और यहाँ पे चाइना जो है हम्बनटोटा के अलावा और भी कुछ बहुत सारी जो विकास कार्यक्रम चला रहा है और डेवलपमेंट कर रहा है। लेकिन चाइना का जो उद्देश्य है वो ये है कि भारत को घेर लेना चारों तरफ से, ठीक है। और ये कहाँ है, ये हमारे सबसे निकट है, ये समुद्र में, इंडियन ओशियन में। और अगर नीचे से अगर वहाँ हम्बनटोटा में क्या है चीन अपना बेस बना लेता है अपने युद्धक पोतों को या किसी भी तरीके से यहाँ पे अगर वहाँ खड़ा कर देता है, तैनात कर देता है, तो भारत के लिए ये समस्या की बात होगी। कहने का मतलब कभी भी युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग चाइना कर सकता है। तो ऐसे में यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि इंडिया फर्स्ट, ये क्या है, इंडिया फर्स्ट नीति के साथ श्रीलंका ने घोषणा की, यद्यपि यह अन्य देशों के साथ प्रमुख आर्थिक सौदों के लिए खुला है। कहने का मतलब हम अन्य देशों के साथ भले ही चाहे वो भारत के दुश्मन देश हों, हम जो है आर्थिक सहयोग सबसे लेते रहेंगे। लेकिन अगर रणनीतिक सुरक्षा की बात आएगी, जब भी रणनीतिक सुरक्षा की बात आएगी तो हम भारत को पहली वरीयता देंगे और हम भारत के साथ खड़े होंगे, ठीक है। ये बस कहने की बात है, एक्चुअल में कुछ और होता है। यहाँ हम देखेंगे कि भाई भारत और श्रीलंका के बीच में रक्षा सहयोग किस किस लेवल पर है। तो भारत और श्रीलंका जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं, जिसे हम मित्र शक्ति के नाम से जानते हैं। इसके अलावा वे एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी करते हैं, मतलब जो उनकी नेवल जो आर्म है तो उसको तो वहाँ उसे हम बोलते हैं SLINEX। तो SL श्रीलंका, IN इंडिया एंड X SLINEX श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज, ठीक है। भारत वर्तमान में श्रीलंकाई सेना को रक्षा प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, वहाँ की सेनाओं को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। और 2019 में दोनों देशों ने हिंद महासागर क्षेत्र में नशीले पदार्थ और मानव तस्करी का मुकाबला करने के लिए समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो यहाँ ऐसा एक समझौता हुआ है। आगे बात करते हैं तो निगरानी में सुधार, कहने का मतलब जो समुद्री सुरक्षा है उसकी निगरानी और समुद्री प्रदूषण को कम करने के लिए। और क्या है महत्वपूर्ण इशू हैं हमारे, समुद्री डकैती, तो जो समुद्री जो सी पायरेट्स होते हैं, ठीक है, तो उनको रोकने के लिए जो अभियान हैं, उनके लिए भारत, मालदीव और श्रीलंका। तो यहाँ देखिए ये भारत है, इधर ये श्रीलंका है और इधर हमारा मालदीव है ये, ठीक है। तो इन तीनों ने 1 2 3 तीनों ने मिलकर जो है त्रिपक्षीय सुरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे बात करें श्रीलंका का भू राजनीतिक महत्व क्या है, उसकी जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस, ठीक है। एक्चुअल में ये हिंद महासागर में है, भारत के बहुत समीप है, तो इस वजह से इसका जियोपॉलिटिकली इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हिंद महासागर क्षेत्र में श्रीलंका का स्थान रणनीतिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहा है। त्रिकोणमली जो है यहाँ पे क्या है, एक प्रमुख बंदरगाह है और इस बंदरगाह को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश नौसेना ने बहुत अच्छे से प्रयोग किया था।
चीन वर्तमान में हिंद महासागर में विशाल आधुनिक बंदरगाहों का निर्माण कर रहा है और आर्टिफिशियल बंदरगाह, ठीक है, कहने का मतलब वो लैंड कैप्चर कर रहा है धीरे धीरे और वहाँ पर अपने आर्टिफिशियल बंदरगाह बना रहा है। ऐसे ही एक बंदरगाह जो है श्रीलंका के हम्बनटोटा में इन्होंने बनाया है, किसने, चाइना ने बनाया है, ठीक है, और इसका कॉन्ट्रैक्ट है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अन्य विशाल आधुनिक चीनी बंदरगाहों की बात करें जो भारत के खिलाफ वो यूज करने के लिए बना रहा है, उनमें सबसे पहले नाम आता है ग्वादर, और ग्वादर जो है भारत के काफ़ी समीप है और पाकिस्तान में पड़ता है। क्युक फलू ये म्यांमार में है, चटगांव कहाँ है, ये बांग्लादेश में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सारा जो है ये भारत के आसपास ये चाइना बनाने की कोशिश कर रहा है। और राजनीतिक हम अगर श्रीलंका की बात करें राजनीतिक पहलू पर, तो श्रीलंका जो है ये बिम्स्टेक और सार्क का सदस्य है, ठीक है, और ये श्रीलंका लंबे समय से भारत की भू राजनीतिक प्रभाव में था। आगे अगला आर्टिकल है एग्रीओटा, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये किसानों से संबंधित है और किसानों की आय बढ़ाने के लिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ हम बात करेंगे भारतीय ग्रामीण किसानों और संयुक्त अरब अमीरात UAE खाद्य उद्योग के बीच, जो UAE का खाद्य उद्योग है उसके बीच खाई को पाटने के लिए ई मार्केट प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका नाम है एग्रीओटा, ठीक है। और बेसिकली क्या है, ये संयुक्त अरब अमीरात की जो सरकार है UAE की, यूनाइटेड अरब एमिरेट, तो उन्होंने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और इसके माध्यम से बेसिकली क्या है, जो भी कृषि कॉमोडिटी हैं, कृषि के जो भी उत्पाद हैं उनकी इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग हो पाएगी। तो यहाँ ट्रेडिंग जो हो रही है वो बेसिकली कहाँ हो रही है, यहाँ हम एक फैक्ट देखेंगे, वर्ष 2019 में भारत ने UAE को 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर, बहुत बड़ी अमाउंट है ये, बहुत, इसका मतलब इतने बिलियन डॉलर के हमने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को यहाँ पे निर्यात किया था, किसको, UAE को, ठीक है। UAE को हमने इतने सारे एग्रीकल्चरल गुड्स जो हैं, उत्पाद हैं, प्रोड्यूस हैं, वो हमने एक्सपोर्ट किए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वहाँ बीच में कुछ बिचौलिए होंगे और अब जो है ये एग्रीओटा उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है, तो अब किसान जो हैं इस एग्रीओटा प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहाँ पर ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। तो जो भारत के ग्रामीण किसानों और खाड़ी के कृषि उद्योगों को आपस में जोड़ेगा और यह ई मार्केट प्लेस मध्यस्थों को दरकिनार करते हुए सीधे UAE खाद्य उद्योग से जोड़ेगा। कहने का मतलब अगर जब मीडिएटर्स लाइन से आउट हो जाएंगे, ट्रेड से आउट हो जाएंगे, तो किसानों को प्रॉपर मूल्य मिलेगा। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक पर। तो 2019 में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत जो है 113 देशों की लिस्ट में 72वें स्थान पर रहा है और जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है 2019 की, उसमें फर्स्ट रैंक पे कौन है, ये सिंगापुर है, सिंगापुर फर्स्ट पे है, भारत 72 पे है और आयरलैंड सेकंड, संयुक्त राज्य अमेरिका थर्ड, स्विट्जरलैंड फोर्थ, फिनलैंड फिफ्थ स्थान पर रहा है। और इस सूचकांक में कहा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात, यही जो अभी UAE है, UAE, इज़राइल और सिंगापुर, ठीक है, ये सबसे अधिक प्रभावित देश हैं किस बात से, अगर प्राकृतिक संसाधनों के जोखिम और भविष्य के खाद्य सुरक्षा के खतरों के अगर हम बात करें। वजह क्या है, क्योंकि ये छोटे छोटे देश हैं और इनके पास अपनी बहुत कम भूमि है और ये काफ़ी अपने को इन्होंने डेवलप कर लिया है। और डेवलप इन द सेंस यहाँ ऑफिसेज हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं और यहाँ पर एग्रीकल्चर और ये सब के लिए बहुत ज़्यादा भूमि नहीं बची है, ठीक है। तो इस वजह से अगर आगे भविष्य में कोई भी कहने का मतलब इनके पास अपने प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है और जब भी अगर जो प्राकृतिक संसाधनों के जोखिम की बात आएगी, जब है ही नहीं इनके पास, तो ये सबसे ज़्यादा जोखिम इन्हीं को है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, खाद्य सुरक्षा की बात करें तो निम्नलिखित सतत विकास लक्ष्य जो हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विश्व के देशों द्वारा खाद्य सुरक्षा पर ध्यान देना आवश्यक है। तो यहाँ पर कुछ लक्ष्य दिए हुए हैं SDG के, तो उनमें से हम देखेंगे जो खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड कौन कौन से SDG के गोल्स हैं। गरीबी की समाप्ति है, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा है, लैंगिक समानता है, जिम्मेदार खपत और उत्पादन है,
और जलवायु कार्रवाई है ज़मीन पर जीवन। तो ये 6 लक्ष्य हैं जो कि खाद्य जो एसडीजी के गोल्स हैं और ये खाद्य सुरक्षा से संबंधित हैं। परिसीमन आयोग 4 पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। 4 पूर्वोत्तर के राज्य कौन कौन से हैं? ये हैं हमारे असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल और 5वां ये जो है जम्मू कश्मीर। तो यहाँ मैप में देखेंगे अरुणाचल, आसाम, नागालैंड और मणिपुर। ठीक है, तो ये 4 राज्य ये हो गए और इधर एक जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। तो ये 5 राज्य हो गए और इनके जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनका परिसीमन किया जाएगा और ये परिसीमन के विषय में हम क्या क्या प्रावधान है वो अगली स्लाइड्स में हम देखेंगे। ठीक है, मुख्य बिंदु की बात करें तो परिसीमन पैनल 2011 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की चित्रण फिर से करेगा। कहने का मतलब अभी जो इसमें पॉपुलेशन को काउंट किया जाएगा वो वर्ष 2011 में जो जनगणना हुई थी उसकी जनगणना के आंकड़ों के आधार पर करेगा। और यह जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों को अपने पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर बढ़ाने पर भी काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पर इस परिसीमन पैनल की जो अध्यक्ष हैं वो कौन होंगी? जस्टिस रंजना देसाई। तो ये जस्टिस रंजना देसाई यहाँ पे जो हैं ये अभी क्या है, रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट की, और ये जो है ये इस पैनल का ये क्या करेंगी, इसको लीड करेंगी। अब बात करते हैं ये परिसीमन क्या होता है। परिसीमन जो है ये चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को तय करने के लिए जो कार्य होता है उसको हम परिसीमन बोलते हैं, और इसके माध्यम से भौगोलिक क्षेत्रों के निष्पक्ष विभाजन को प्रदान करना आवश्यक है ताकि एक राजनीतिक दल को लाभ प्राप्त करने से रोका जा सके। बेसिकली क्या होता है, समय के साथ जो है ये पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, घटती रहती है, और तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से या फिर किसी एक समुदाय की पॉपुलेशन कई बार किसी क्षेत्र में बढ़ जाती है तो हमें जो है ये परिसीमन की आवश्यकता पड़ जाती है, जिससे कि एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन्स के अगेंस्ट में हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे प्रतिनिधित्व कर सके। तो इसके अलावा परिसीमन लोगों के समान वर्गों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करेगा। तो यहाँ परिसीमन से रिलेटेड जो संवैधानिक प्रावधान हैं उनकी बात करेंगे। परिसीमन को हम इंग्लिश में डिलिमिटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संविधान का जो अनुच्छेद 82 है 82 यह कहता है कि संसद प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम बनाएगी। यहाँ पे देखिए अधिनियम की बात हो रही है, ठीक है, एक एक्ट की। अनुच्छेद 170 कहता है कि राज्यों को प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार चुनाव क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। तो जब भी हमारी जनगणना होगी तो आजकल जो है ये 10 की जनगणना होती है। पिछली जनगणना जो है वर्ष 2011 में हुई थी, अगली जो है ये 2021 में होनी है। ठीक है, 1952 में परिसीमन अधिनियम बनाया गया था और अब तक 4 परिसीमन आयोग जो हैं 1952, 63, 73 और 2002 में स्थापित किए गए हैं, जबकि 1981 और 1991 में जो जनगणना हुई तो उसके बाद कोई भी परिसीमन नहीं हुआ। परिसीमन आयोग के विषय में बात करें तो इसका जो कंपोजिशन है वो क्या होता है और कौन नियुक्ति करता है। तो परिसीमन आयोग की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा और भारत के चुनाव आयोग के परामर्श से की जाती है। परिसीमन आयोग के सदस्यों की बात करें तो इसमें जो है एक सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं और दूसरे जो हैं मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और संबंधित राज्य चुनाव आयोग होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मतों में, क्योंकि यहाँ 3 मेंबर हैं तो इसी वजह से अगर मत में भिन्नता पाई जाती है तो बहुमत की राय प्रबल होगी। कहने का मतलब यहाँ पे जिसके पक्ष में ज़्यादा वोट होंगी वो जो है यहाँ पर वो मान लिया जाएगा डिसीजन। परिसीमन आयोग भारत में उच्च स्तरीय निकायों में से एक है जिसके निर्णयों पर अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता। कहने का मतलब इसके जो निर्णय होंगे वो अंतिम होंगे, इसके निर्णय अंतिम होंगे, इन पर किसी भी कोर्ट में चर्चा नहीं होगी। हाल ही में परिसीमन की बात करें तो वर्ष 2009 में 543 संसदीय सदस्यों में से 499 को सीमांकित किया गया था। कहने का मतलब उनका परिसीमन किया गया था। ठीक है, और परिसीमन क्यों महत्वपूर्ण है? सभी निर्वाचन क्षेत्रों की सभी आबादी को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना महत्वपूर्ण है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है आरक्षित सीटों की पहचान करना आवश्यक है। तो समाज के विभिन्न जो भी समुदाय होते हैं सभी को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिले और समाज में जो भी किसी भी क्षेत्र में पॉपुलेशन है सभी को जो है बराबर प्रतिनिधित्व मिले।
ठीक है, इसके लिए परिसीमन किया जाता है। और इसके विषय में चिंताएं और समस्याओं की बात करें तो समस्याएं क्या हैं? जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में छोटे छोटे उपाय करते हैं उन्हें संसद में अधिक प्रतिनिधित्व मिल सकता है। जैसे हम बात करें कि छोटे छोटे उपाय का मतलब ऐसे राज्य जो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करते हैं, क्या पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, ये पॉपुलेशन जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्योंकि ये परिसीमन जो होता है ये जनसंख्या के आधार पर होता है, ठीक है। और जब जनसंख्या ज़्यादा होगी इसका मतलब उस पर्टिकुलर एरिया से वहाँ ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे होंगे उसके, ठीक है। तो सीधी सी बात ये है। और यहाँ पे बात करेंगे परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाले दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दक्षिण के जो राज्य हैं ये पॉपुलेशन कंट्रोल पे ध्यान देते हैं। ये क्या करते हैं? पॉपुलेशन कंट्रोल पर ध्यान देते हैं और इस वजह से यहाँ की पॉपुलेशन क्या है, ये कम हो रही है। कम होने का मतलब ये है इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं समान एरिया में वो अब कम हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये एक समस्या की बात है। भारत 6 पनडुब्बियों की खरीद के लिए बोली प्रक्रिया शुरू करेगा। तो भारतीय नौसेना जो है अभी 24 नई पनडुब्बियों का अधिग्रहण करेगी, खरीदेगी और यह भारत की अंडर वाटर फाइटिंग क्षमताओं को, क्यों पनडुब्बी क्या होती है, ये सबमरीन बोलते हैं इसे, सब मरीन, मरीन मतलब समुद्र और सब मतलब समुद्री जल के नीचे। तो ये पनडुब्बी का काम क्या होता है, ये सब सरफेस ये चलती है, पानी की सतह के नीचे चलती है और ये बाहर दिखाई नहीं देती है और इसका काम ये होता है कि पानी के नीचे से ही अटैक करना। जैसे कि कोई समुद्री जहाज़ होगा, कोई लड़ाकू जहाज़ होगा, ठीक है, तो उसके नीचे जाके और उसे नीचे से पंचर कर देगी और जिससे उसमें जो जहाज़ है वो पानी भर जाए छेद होने के बाद और वो डूब जाए। तो जो पनडुब्बी होती है उसका यही काम होता है। यह भारत की अंडर वाटर फाइटिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है और भारत सितंबर 2020 में इन पनडुब्बियों की खरीद के लिए बोली प्रक्रिया शुरू करेगा। इसी महीने ये जो है हमारे यहाँ इनकी बोली लगेगी और यह पनडुब्बियाँ भारत में बनाई जाएंगी मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत और इनमें से 6 परमाणु अटैक पनडुब्बियाँ हैं और 55,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएंगी। इस मेगा प्रोजेक्ट को जो है नाम दिया गया है P75I और इसको याद कर लीजिएगा और ये कभी भी आ सकता है पेपर में। रक्षा मंत्रालय ने पहले ही परियोजना के लिए 5 जो बड़ी रक्षा कंपनियों का चयन कर लिया है और जिनमें से 5 बड़ी कंपनियां हैं, L&T ग्रुप है, सरकारी स्वामित्व का मझगांव डॉक लिमिटेड है, MDL एंड थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम है, नवांटिना ये स्पेन की है और नेवल ग्रुप फ्रांस का है। तो नामों को ध्यान रखना और ये 5 कंपनियां जो हैं मेक इन इंडिया पहल के तहत ये काम करेंगी और इनका निर्माण करेंगी। और भारतीय नौसेना के पास वर्तमान में अगर स्थिति की बात करें एट प्रेजेंट की तो 15 जो हैं पारंपरिक पनडुब्बियां हैं और 2 परमाणु पनडुब्बियां हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और बताऊंगा, ये जो परमाणु पनडुब्बियां होती हैं और ये पारंपरिक पनडुब्बियां होती हैं इनमें अंतर क्या होता है। पारंपरिक पनडुब्बियां जो होती हैं वो पारंपरिक ईंधन से चलती हैं, डीजल से, पेट्रोल से, ठीक है। तो इनको जो है ये ऑक्सीजन वगैरह जो इनके दहन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो इनको ऊपर आना पड़ता है, ठीक है। इनको सरफेस पर बीच बीच में आना पड़ता है ऑक्सीजन की सप्लाई लेने के लिए। और ये जो परमाणु पनडुब्बियां हैं इनमें ये न्यूक्लियर रिएक्टर से चलती हैं, ये परमाणु ऊर्जा पर चलती हैं। तो इस वजह से परमाणु ऊर्जा में जो है ऑक्सीजन का कोई काम नहीं है, इसीलिए ये लंबे समय तक पानी के नीचे ही बनी रह सकती हैं, महीनों तक। तो इन्हें जो है फ्रीक्वेंटली पानी की सतह के ऊपर नहीं आना पड़ता और इस वजह से ये परमाणु पनडुब्बियां जो हैं ये थोड़ा सा डिटेक्ट कम होती हैं, पकड़ में कम आती हैं। तो इसी वजह से ये ज़्यादा सक्सेसफुल रहती हैं। तो महत्व की बात करें पनडुब्बियों का तो भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में। और हिंद महासागर क्षेत्र में जो है जैसे जिस प्रकार से चीन की गतिविधियां चल रही हैं, जिस प्रकार से चीन जो है भारत को घेरा बना रहा है, तो इसलिए इनकी विशेष आवश्यकता है। और पहले भी हम जो है पनडुब्बियों का जो है पाकिस्तान के साथ युद्ध में हम यूज कर चुके हैं। हिंद महासागर भारत के सामरिक हितों के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय नौसेना क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के लिए चीन के बढ़ते प्रयासों का मुकाबला करने के लिए अपनी क्षमताओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। और चीन की वर्तमान हम क्षमता की बात करें तो 50 पनडुब्बी हैं और लगभग 350 जहाज़ हैं। और
अगले 8 से 10 वर्षों में ये 500 जहाज़ और पनडुब्बियाँ हो जाएंगी चीन के पास, और इसी वजह से हमें भी अपने आप को मजबूत करना है। आगे की योजना के विषय में बात करें तो भारतीय नौसेना 57 कैरियर बॉर्न लड़ाकू जेट, 111 नौसेना उपयोगिता के लिए हेलीकॉप्टर और 123 जो हैं ये बहुभूम का हेलीकॉप्टर। बहुभूम का मतलब मल्टी रोल, ठीक है, जो मल्टीपल पर्पजेज़ में यूज हो सकें ऐसे हेलीकॉप्टर। दोस्तों, हाल ही में भारत ने देश में रक्षा वस्तुओं के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत 101 सैन्य सामान जो हैं, जैसे कि क्रूज मिसाइल, सोनार सिस्टम, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, पारंपरिक पनडुब्बियाँ, तो अन्य और बहुत सारे आइटम हैं, तो इनके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। और मई 2020 में अभी सरकार ने अभी क्या किया है, 2-3 महीने पहले ही जो रक्षा क्षेत्र है, रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए कि जिससे भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग डेवलप हो, इसके लिए क्या है, यहाँ पे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है, जैसे FDI बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो जो इसकी लिमिट थी 49%, इससे बढ़ाकर इसे क्या कर दिया है, 74% कर दिया है। ठीक है, इससे क्या होने वाला है, 74% करने का मतलब अब कोई भी विदेशी कंपनी जो है, यहाँ कोई भी प्रोजेक्ट लग रहा है तो उसमें 74% हिस्सेदारी रख सकती है, बाकी 26% यहाँ स्वदेशी कंपनियों की हिस्सेदारी होगी। और इससे यहाँ पे इसमें अच्छा खासा निवेश आएगा और टेक्नोलॉजी आएगी, और फिर यहाँ पे जो है मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है हमारा इससे सक्सेसफुल रहेगा। और यह उम्मीद की जा रही है कि भारतीय सशस्त्र बल जो है अगले 5 वर्षों में लगभग $130 बिलियन जो पूंजी खरीद में खर्च करेंगे। तो अगला आर्टिकल है, पंजाब ने कृषि अध्यादेशों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कृषि से रिलेटेड है। और यहाँ पे हम 2 चीज़ें देखेंगे, एक तो अध्यादेश क्या है और कृषि से रिलेटेड इसके जो है लीगल जो है ये इश्यू क्या है और इसके क्या इम्पैक्ट हैं, तो उसको देखेंगे एस्पेक्ट्स को। पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आर्टिकल है। तो 8 अगस्त 2020 को पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेश के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। तो ये जो कृषि अध्यादेश है वो कौन लेके आया है, केंद्र सरकार लेके आई है, और इसके खिलाफ जो प्रस्ताव पारित किया है वो राज्य सरकार ने किया है। तो यहाँ पे पहले ये देखेंगे ये अध्यादेश क्या है। तो यहाँ पे जून 2020 में भारत सरकार ने 3 अध्यादेश जो हैं ये जारी किए हैं। पहला अध्यादेश कौन सा है, किसान उत्पादन अध्यादेश, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरा है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसानों का समझौता अध्यादेश 2020, और तीसरा जो है यह है आवश्यक वस्तु अध्यादेश 2020। तो ये 3 अध्यादेश हैं, इनको केंद्र सरकार लेके आई है। तो पहला जो है किसान उत्पादन अध्यादेश 2020, तो इसके तहत क्या है, राज्य जो है कृषि बाजार कानून के तहत निर्दिष्ट बाजारों के बाहर किसानों के उत्पादन को बाधा रहित व्यापार प्रदान करने के लिए इसे जून 2020 में प्रस्तावित किया गया था। कहने का मतलब ये है, किसान जो है वो अपने मतलब कहीं पे भी अपने प्रोड्यूस को जो है वो बेच सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो अपने राज्य में ही बेचेंगे, वो किसी अन्य राज्य में भी बिना बाधा के अपने प्रोड्यूस को बेच सकते हैं। यह किसानों को अंतर्राज्य और अंतर्राज्यीय व्यापार की अनुमति देता है। तो यहाँ पे किसी भी विद इन स्टेट एंड इंटर स्टेट, तो वो कई स्टेटों को क्रॉस करके भी वो अपने सामान को बिना बाधा के बेच सकता है। आवश्यक वस्तुएं अध्यादेश, तो ये जो है इस अध्यादेश ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया है। और आवश्यक वस्तु अधिनियम बेसिकली किसके लिए है, जो भी आवश्यक वस्तु हैं तो उनकी कोई भी जमाखोरी नहीं कर सकता, और उनको जो है कोई भी अननेसेसरी भंडारण नहीं कर सकता, उनके जो है बहुत ज़्यादा रेट चार्ज नहीं कर सकता, मूल्य बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता। तो बहुत सारे इसमें प्रावधान है। तो इस अध्यादेश के तहत आवश्यक वस्तुओं जैसे दाल है, ऑयल सीड, प्याज, आलू, तो इन 4 वस्तुओं को जो है इस अधिनियम से बाहर रखा गया है। और इस अधिनियम के अनुसार केंद्र किसी भी वस्तु को शामिल या बाहर कर सकता है इस लिस्ट में। तो यहाँ पे ये केंद्र ने ये बोला है कि हम जो है इसमें किसी भी वस्तु को अंदर या बाहर कर सकते हैं और इसे आवश्यक घोषित कर सकता है। यह मुख्य रूप से उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं को उपलब्ध कराने का इसका पर्पज है, और सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना। ठीक है, और अगला जो कानून है वो अध्यादेश है वो है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसानों का समझौता अध्यादेश 2020। तो ये जो है ये इस अध्यादेश ने किसानों को कृषि उत्पादों की बिक्री और खरीद के संदर्भ में सशक्त और संरक्षित करने के लिए एक ढांचा प्रदान किया है। इस अध्यादेश के प्रावधान राज्य APMC कानूनों को ओवरराइड करते हैं। ठीक है,
तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कंपनीज APMC। तो बेसिकली मामला ये है कि पंजाब राज्य सरकार ने बोला है कि कृषि जो है ये संविधान की सूची 2 के अंतर्गत आती है। इस पे हम चर्चा करेंगे। बेसिकली ये संविधान की सूची, तो संविधान में जो है ना 7वीं अनुसूची जो है, यहाँ देखेंगे संविधान की 7वीं अनुसूची जो है वो क्या करती है, राज्य और केंद्र सरकार जो है इन दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा करती है। जो भी कोई टॉपिक हैं किसी भी प्रकार की शक्तियाँ जो हैं उनको केंद्र और राज्य मतलब राज्य प्लस यूटीज़, यूनियन टेरिटरीज, तो इनके बीच शक्तियों का ये क्या करती है, ये बंटवारा करती है। और बंटवारा करने के लिए यहाँ पे जो है 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ बनाई गई हैं, जिनमें से पहली है राज्य सूची, जिसे यूनियन लिस्ट बोलते हैं, और ये संघ सूची, सॉरी राज्य सूची मतलब स्टेट लिस्ट, संघ सूची यूनियन लिस्ट, एंड समवर्ती सूची मतलब कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये 3 सूचियां हैं। इनमें जो है ये संघ सूची में जो विषय हैं उन विषयों पर केवल केंद्र सरकार ही उन पे क्या कर सकती है, कोई भी कानून बना सकती है। और ये संघ सूची में ऐसे प्रावधान होंगे, ऐसे टॉपिक्स हैं, इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स को रखा गया है जो पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण हैं और जिन पे जो है देश के लिए पूरे महत्वपूर्ण है, तो केंद्र सरकार उन पर पूरे देश के लिए यूनिलेटरली एक समान कानून बना सकती है। वहीं राज्य सूची में ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो क्षेत्रीय वरीयता के टॉपिक्स हैं, जिनमें क्षेत्रीय विविधता के आधार पर वहाँ पे अलग प्रकार के कानून हो सकते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को जो है राज्य सूची में डाला गया है। और समवर्ती सूची ऐसी है जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो यहाँ पे केंद्र भी बना सकता है कानून और इन सब्जेक्ट्स पे राज्य भी बना सकता है। और लेकिन अगर कहीं पे कोई समस्या आती है, कोई डिस्प्यूट होता है कि भाई केंद्र भी बना रहा है राज्य भी बनाता है, तो ऐसे में केंद्र के जो प्रावधान हैं उनको माना जाएगा। ठीक है। और इन 3 सूचियों के अलावा एक प्रावधान ये भी है कि इन 3 सूचियों में जो भी टॉपिक्स डाले गए हैं, इनके अलावा अगर कोई नया सब्जेक्ट या नया कोई टॉपिक आता है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र को होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो यहाँ पे संविधान के 88वें संशोधन में संघ सूची में एक नए विषय जो है सेवाओं पर कर को शामिल किया गया, मतलब सर्विस टैक्स को इसमें शामिल किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 249 जो है ये संसद को राष्ट्र हित में राज्य, यहाँ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने यहाँ देखा राज्य सूची पे केंद्र नहीं बना सकता, लेकिन यहाँ पे संवैधानिक एक और प्रावधान है, वो ये कहता है कि अनुच्छेद 249 ये कहता है संसद को राष्ट्र हित में राज्य सूची में विषयों पर कानून बनाने की शक्तियाँ प्रदान है। लेकिन ये जो केंद्र जो है या संसद जो है ये राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है, तो इसके लिए ना 3 कंडीशन यहाँ पे दी गई हैं। पहली कंडीशन है अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में केंद्र जो है वो राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। दूसरा जो ऑप्शन है वो ये दिया गया है कि जब 2 या 2 से अधिक राज्य जो हैं वो लिखित में केंद्र से बोलें कि आप राज्य सूची के इस विषय पर कानून बनाइए। ठीक है। और इसके लिए वो क्या करें, वो प्रस्ताव पारित करें अपनी लेजिस्लेचर में और उसको केंद्र के पास भेजें। तो यहाँ देखिए मिनिमम 2 है, 2 या 2 से अधिक। तो ये भी बहुत आसान है कि भाई 2 स्टेट लेजिस्लेचर से आप किसी भी प्रावधान को स्टेट लिस्ट के को पास करवाइए और उसको वहाँ पे केंद्र में भेज दीजिए। ठीक है। तीसरा जो तरीका है वो है जब राज्यसभा प्रस्ताव पारित करती है। देखिए यहाँ राज्यसभा जो है ये बेसिकली क्या है, ये एक तरीके से ये अपर हाउस बोलते हैं, ये राज्यों को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। तो इसी वजह से अगर राज्यसभा अगर प्रस्ताव पारित करती है तब भी जो केंद्र सरकार है या संसद है वो इन विषयों पर कानून बना सकती है। तो यहाँ पे इश्यू ये उठता है कि पंजाब सरकार का कहना है जो कृषि है, कृषि क्या है, ये जो इसमें सेकंड लिस्ट है, सेकंड लिस्ट कौन सी, संविधान की ये जो राज्य सूची है, राज्य सूची 7वीं अनुसूची की स्टेट लिस्ट। ठीक है। स्टेट लिस्ट, तो इसके तहत कृषि को रखा गया है स्टेट लिस्ट। तो यहाँ पे बात ये है कि केंद्र ने स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे
अध्यादेश के जरिए। अध्यादेश क्या होता है? जब संसद के दोनों सदन एक साथ नहीं बैठे हों या फिर उनमें से या तो दोनों नहीं बैठे हैं या कोई एक सदन नहीं बैठा है, तो ऐसे में कोई कानून, देखिए कानून बनाने के लिए संसद के दोनों सदनों में उसे पास कराना ज़रूरी है और उसके बाद उसको राष्ट्रपति जी से सिग्नेचर करवाना। तो ये 3 जगह पे उसे पास कराना ज़रूरी है। और अगर यहाँ पे संसद के दोनों सदन नहीं बैठे हैं तो ऐसे में यहाँ पे राष्ट्रपति महोदय को यहाँ पे अधिकार हैं कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस में, इमरजेंसी मतलब जब संसद के सदन नहीं बैठे हुए हैं लेकिन अगर ज़रूरी उन्हें महसूस हो रहा है कि ये कानून बनना चाहिए, तो वो अध्यादेश अपनी शक्तियों का प्रयोग करके आर्टिकल 123 के तहत वो क्या ला सकते हैं? अध्यादेश। और ये अध्यादेश जो इन्होंने कानून बना दिया तो वो उसकी जो वैल्यू है वो इक्विवेलेंट होती है कि संसद ने चर्चा करके दोनों सदनों में पास किया है और तब राष्ट्रपति ने किया है, उसके इक्विवेलेंट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? एक प्रावधान होता है कि उसको जब भी संसद के सभी सदन बैठेंगे उसके विदिन 6 मंथ्स जो है उसे पास कराना चाहिए, ठीक है, सब में। यहाँ पे एक बाध्यता दी गई है। तो अध्यादेश ये होता है, ये कौन लाता है? प्रेसिडेंट लेके आता है, राष्ट्रपति का अधिकार है ये, राष्ट्रपति का, ठीक है। तो केंद्र जो है राष्ट्रपति जी के इस अधिकार का प्रयोग जो है राष्ट्रपति जी से करवा लेता है सलाह दे के। और यहाँ पे संवैधानिक पहलू की और चर्चा करें तो भारत में संविधान में 7वीं अनुसूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है। और तो यहाँ पे डिस्प्यूट बस इसी बात का है, पंजाब सरकार कह रही है कि आपने जो है नियमों के तहत नहीं बनाया है और इसको जो है खारिज करना चाहिए, ठीक है। और अगला आर्टिकल है भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो हैं प्रणब मुखर्जी, तो इनका जो है निधन हो गया है और ये काफ़ी समय से क्या है बीमार चल रहे थे। इनके फेफड़े जो हैं इनमें संक्रमण हो गया था और इनके जो है मस्तिष्क का भी ऑपरेशन हुआ था। तो ये काफ़ी समय से हॉस्पिटलाइज थे और ये कोमाटोज हो गए थे, कोमा हो गया था, डीप कोमा में थे और ये 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। ये जो है यहाँ महत्वपूर्ण जो पेपर में आ सकता है वो है ये 7 बार सांसद रहे, उन्हें 3 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में मंत्री के रूप में कार्य किया और उन्होंने विदेश मंत्री के पद पे, रक्षा मंत्री, वाणिज्य मंत्री, उद्योग मंत्री, वित्त मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। और इसके अलावा ये जो हैं ये सिविल सर्वेंट भी रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रणब मुखर्जी। तो श्री प्रणब मुखर्जी का जन्म जो है 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल में हुआ और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए थे। उन्होंने 2012 से लेकर 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 2008 में जो है इन्हें पद्म विभूषण मिला, जो हमारे भारत का जो 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। और 2019 में उन्हें जो है भारत रत्न मिला। ये जो है ये सबसे हाईएस्ट जो डेकोरेशन है, सिविलियन डेकोरेशन, कहने का मतलब उन्हें जो भारत के सबसे बड़े पहले और दूसरे पुरस्कार हैं जो वो मिले हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जिससे इसके बेनिफिट्स सभी उठा सकें।